दोस्तों पूरे YouTube पे सबसे दमदार और सरदार कंटेंट देने का जो छाती ठोक के हम दावा करते हैं, उसी के क्रम में आज की ये बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगा देगी। भैया परसेंटेज को चमकाने का काम कर देगी, है ना। इस क्लास में यूनिट 2 को हम कंप्लीट कर देंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और एक सिंपल सी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि भैया इससे पहली क्लास में यूनिट 1 को हम कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। यूनिट 1 हमने बहुत तगड़े तरीके से आपको पढ़ाई थी, है ना। और अगर आप बाद में क्लास देख रहे हो तब तक आपकी हो सकता है 3-4, है ना, सारी जो यूनिट है वो आपकी आ भी चुकी होंगी। तो जिस विश्वास से आप हमारी क्लास देखेंगे, हम दावा करते हैं कि आपके विश्वास पे हम खरे उतरेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबी अपनी क्लास नहीं होती है, 15-15, 20-20 मिनट की क्लास बनाकर एक क्लास में एक यूनिट को कंप्लीट किया जाता है। तो अब अगर आप चाहते भी हैं अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, तो आप आराम से 1 से 1.5 घंटे में सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट में मैराथन भी देते हैं, तो ये सब जो है आपके लिए रामबाण का काम करता है। चलेंगे क्लास को अब स्टार्ट कर रहे हैं। सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट प्ले करेगी। सबसे पहले शॉर्ट प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस को हम समझेंगे। चलिएगा बात करेंगे पहले प्रश्न की। प्लानिंग की अवधारणा आपको बतानी है, कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग आपको बतानी है। समझिएगा प्लानिंग के बारे में पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि प्लानिंग जो होती है फर्स्ट यानी कि पहला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेप होता है आपका, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखिए जैसे आज हम यहाँ हैं, मान लीजिए कि आज हम यहाँ हैं, इन फ्यूचर हम कहाँ होंगे, ठीक है। इन फ्यूचर हम कहाँ होंगे, तो इन सब का जो डिसाइड हम करते हैं वो किसकी हेल्प से करेंगे? तो ये सब जो योजना हम बनाते हैं वो सब प्लानिंग की वजह से ही संभव है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम कहाँ होंगे, बाद में कहाँ होंगे, ये चीज़ अगर हम डिसाइड कर रहे हैं तो ये पहले से डिसाइड कर रहे हैं ना, तो उसको कहते हैं पूर्व निर्धारण कर लेना। सिंपल सी बात है, समझिएगा। प्लानिंग भविष्य के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में पूर्व निर्धारण की प्रक्रिया है जिसमें संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। अच्छा, मैंने जब यूनिट 1 आपको कंप्लीट कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि भाई साहब मेन आपको एक टर्म याद रखना है, गोल ओरिएंटेड, है ना। सब चीजें जो की जाती हैं वो कहीं ना कहीं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। चलो अब एग्जाम्पल के साथ इसको हम कंप्लीट करते हैं कि भाई कंपनी द्वारा अगले वर्ष का जो प्रोडक्शन टारगेट है उसको तय करना, ये क्या है? आपने कहा सर यही तो प्लानिंग है। जैसे मान लिया कि भाई अभी कंपनी की सेल जो है 80% चल रही, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि इसको भाई नेक्स्ट ईयर, है ना, कब? तो अगले साल जो है नेक्स्ट ईयर इसको 20% और हम बढ़ा दें। तो ये जो हमने टारगेट रखा है ये सब कैसे कैसे मतलब टारगेट अचीव होगा? तो आपने कहा सर ये सब प्लानिंग के जरिए जो है वो अचीव किया जा सकता है। सिंपल सी बात है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। प्लानिंग की जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग, उसको जरा समझते हैं। तो प्लानिंग एक गोल ओरिएंटेड, भाई साहब ध्यान रखना ये टर्म, भाई लक्ष्य को निर्धारण करने की वाली ही प्रक्रिया है, ध्यान रखना। गोल ओरिएंटेड कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ठीक है। क्या है? इंटेलेक्चुअल ये प्रोसेस होती है ना। जैसे भाई बिजनेस में बार बार योजना बनाना प्लानिंग की जो निरंतरता को दर्शाता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार आपने योजना बना ली, एक बार आपने मैनेजमेंट बना दिया, भाई साहब चल रहा है, नहीं, आपको कंटिन्यूअस चीजें करनी पड़ेंगी। जो बातें यूनिट 1 में हमने मैनेजमेंट में समझी थी वही सेम चीजें जो है कहीं ना कहीं प्लानिंग में भी होती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक कर दो यार वीडियो को, है ना, लाइक जरूर कर दो। चलेंगे डिसीजन मेकिंग क्या है समझते हैं। डिसीजन मेकिंग विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग। जैसे मैनेजर द्वारा नया प्रोडक्ट लॉन्च करना सही है या नहीं सही है ना, ये सब जो निर्णय अगर लेते हैं तो ये क्या है? आपने कहा भैया यही तो डिसीजन मेकिंग है। बात करेंगे चौथे प्रश्न की, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी कि एमबीओ क्या है? भाई इस टर्म को समझो पहले। एमबीओ वह प्रणाली है जिसमें मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर ऑब्जेक्टिव तय करते हैं, है ना। दोनों मिलकर क्या करते हैं? आपने कहा भैया ऑब्जेक्टिव तय करते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है? भाई सबसे पहले लक्ष्य जो है वो तय किया जाता है। जैसे किसी कंपनी की जो सेल है, मैंने अभी बताया 20% जो है वो बढ़ गई, है ना। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले ये टारगेट आपको तय करना पड़ेगा कि आप करने क्या वाले हैं। जैसे सेल मैनेजर और सेलमैन मिलकर मंथली टारगेट जो है वो तय करते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की, ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा बताइए। भाई साहब 6-7 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 3 ऐसे तगड़े लॉन्ग पढ़ेंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब छाती ठोक के दावा करते हैं ना कि पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार कंटेंट है, भाई साहब आप मैच कर लेना, है ना। जो लोग पेड कोर्सेज देते हैं ना उनके मुंह पे तमाचे का काम करती है अपनी वीडियो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा आपको बतानी है। ऑर्गेनाइजेशन कार्यों और संसाधनों को व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है। जैसे कंपनी में अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं ये सब क्या है? ये सब चीजें जो डिसाइड करना, सब चीजें जो मैनेज करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन को तो एकदम तोड़ के रख देंगे, ध्यान रखना बस।
फोकस के साथ देखते जाओ। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि सेंट्रलाइजेशन क्या है। अच्छा, दो टर्म आपको हम बताना चाहेंगे, एक होता है सेंट्रलाइजेशन और एक और होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, पहले तो ये समझो। देखिए, सेंट्रलाइजेशन क्या है भाई साहब, जैसे मान लो राज्य और केंद्र, यहाँ से समझ लेते हैं। राज्य जो है कुछ नियमों पर कानून बनाता है ना, केंद्र भी कुछ नियमों पर कानून बनाता है। लेकिन एक होती है समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, एक होती है समवर्ती सूची। अगर आपने जीके जीएस पॉलिटी में वगैरह में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो समवर्ती सूची पर क्या है, दोनों ही कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। लेकिन है ना, जो अंतिम निर्णय होता है वो केंद्र सरकार का होता है। सेम यही चीजें हैं। जैसे सेंट्रलाइजेशन में क्या है, सेंट्रलाइजेशन में निर्णय लेने की जो शक्ति है वो शीर्ष स्तर पर केंद्रित होती है, यानी कि जो अपर लेवल मैनेजमेंट होगा उसके पास ये जो है वो शक्ति होगी कि भाई उसको क्या मूवमेंट करनी है, कब निर्णय बदलना है, क्या करना है। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन भाई साहब, इस पे जो है डेली जो है वो कानून बनता रहता है, चीजें होती रहती हैं। अब बाकी आगे हम बताएंगे इसके बारे में। जैसे कंपनी में सभी निर्णय जो है वो हेड ऑफिस से लेना, तो ये क्या है भाई साहब। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन में जरा हम बता देते हैं, जितने भी निर्णय होते हैं अपने अपने जो विभाग होते हैं, है ना, सब विभागों के पास होते हैं। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग विभाग है ना, असेंबलिंग विभाग है ना, मेंटेनेंस विभाग है। तो इन सब के पास अपने अपने जो है वो निर्णय होते हैं, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन मैंने बता दिया कि जो हेड ऑफिस से जो चीजें निर्णय लेते हैं वो सब क्या है, सेंट्रलाइजेशन में आते हैं। उम्मीद करता हूं कि 6 नंबर प्रश्न को आपने तोड़ के रख दिया होगा। ठीक है, चलेंगे अब लॉन्ग में जब हम पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज समझा देंगे। देखिए, डिपार्टमेंटेशन क्या है। डिपार्टमेंटेशन कार्यों को समान प्रकृति के आधार पर विभाजित करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं डिपार्टमेंटेशन। बहुत अच्छी बात, बहुत बेहतरीन। जैसे अब हमने इसको डिपार्टमेंट बना देते हैं, कौन कौन। एक बना दिया मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक बना दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक बना दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट, है ना। जैसे प्रोडक्शन विभाग, मार्केटिंग विभाग, फाइनेंस विभाग जो आर्थिक वित्तीय सहायता वगैरह देखते हैं, तो ये सब क्या है, इसी को तो डिपार्टमेंटेशन कहते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे भैया लक्ष्य निर्धारण करने में हमें आसानी हो जाएगी, सुगमता हो जाएगी। बहुत अच्छी बात, बहुत बेहतरीन, है ना। चलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने तोड़ के रख दिया है, अब लॉन्ग क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करते हैं। एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए भाई साहब, पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं, है ना, 4 यूनिट की पीडीएफ बहुत अच्छी और बहुत दमदार। ठीक है, तो अभी 1 फरवरी से लेके आप 28 फरवरी तक आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मात्र 100 रुपये में। ठीक है भैया, मात्र 100 रुपये में जो है हम 4 यूनिट की पीडीएफ आपको दे देंगे। लेकिन भाई साहब मजबूरी हो जाएगी, अगर कोई बच्चा 28 फरवरी के बाद हमें मैसेज करता है तो फिर मजबूरी हो जाएगी 155 में देने का। और भाई साहब ये मत सोच लेना कि ये जो हम पीडीएफ दे रहे हैं तो आपसे हम पैसे कमा रहे हैं बहुत ज़्यादा। जो हमारे टाइपिस्ट होते हैं हमें उनको पे करने होते हैं, है ना, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से पीडीएफ को मेंटेन करना वही सब देखते हैं। तो आप हमें व्हाट्सएप पे 92 36 32 36 32 63 96 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और ये ना सोचना कि हम पेड कोर्सेज दे रहे हैं। भाई साहब यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते हैं, आज तक 1 रुपये ना किसी से लिया है ना कभी लेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता को खरीदा नहीं जा सकता भैया, है ना। और मैं तो कहता हूँ आप अपने नोट्स बनाओ ना, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है चीज़ें, अगर आपको नोट्स चाहिए तब की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी आप अपने नोट्स बनाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलेंगे लॉन्ग प्रश्नों को अब हम कवर कर लेते हैं। प्लानिंग की अवधारणा, प्रक्रिया, महत्व एवं प्रकार को आपको समझाना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिएगा, प्लानिंग मैनेजमेंट की प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि बिना प्लानिंग के जो अन्य कार्य हैं वो संभव ही नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि भाई आज हम कहाँ हैं, ठीक है, आज हम मतलब जहाँ पे भी हैं, लेकिन आगे इन फ्यूचर हम कहाँ होंगे, है ना, किस स्टेज पे होंगे। जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, कॉलेज ज्वाइन किया है, लेकिन अभी अगर आपने कॉलेज ज्वाइन किया है, लेकिन एट लास्ट, है ना कहीं तो आपको सेटल होना पड़ेगा ना। तो ये सब जो हम डिसाइड करते हैं वो सब प्लानिंग की वजह से ही संभव है, समझ गए। वो सब किसकी वजह से संभव है, तो आपने कहा सर प्लानिंग की वजह से। तो जो बीच की दूरी है कि आज हम कहाँ हैं और इन फ्यूचर हम कहाँ होंगे, तो ये जो दूरी को तय करता है वो करता है तय प्लानिंग करती है। बहुत अच्छी बात, बहुत बेहतरीन। चलिएगा, नेक्स्ट टर्म है आपका कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग, को जरा हम समझ लेते हैं। देखिएगा, प्लानिंग का अर्थ होता है कि भविष्य के लिए पहले से ही योजना बना लेना, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग में हम ये बात समझ रहे हैं कि भाई पहले से ही योजना भविष्य के लिए बना लेना, जैसे हमें क्या करना है, ठीक है, अच्छा कैसे करना है ना, कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है। यह भविष्य में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों का एक ब्लूप्रिंट तैयार करने जैसी एक प्रक्रिया मैं इसको मानता हूँ। सिंपल सी बात है, बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन। चलेंगे, देखिए, प्लानिंग भविष्य के लिए कार्यों का निर्धारण है जिससे लक्ष्य जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग यानी कि जो प्रक्रिया होती है प्लानिंग की। देखिए, प्लानिंग को एक व्यवस्थित करने के जितने भी तरीके होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव है ना, प्रेमिसेस है, अल्टरनेटिव्स का चयन है, बेस्ट प्लान है, सबको समझ रहे हैं। पहले समझ लो ऑब्जेक्टिव का निर्धारण,
है ना। अच्छा देखो, सबसे पहले तो एक लक्ष्य जो है वो तय किया जाता है ना। जैसे हमने तय किया, मान लो मैं वही एग्जांपल लेता हूँ कि अगले साल जो है हमें अपने कंपनी की सेल 20% बढ़ानी है। तो ये कैसे संभव है भाई साहब? ये संभव है, पहले तो आप एक प्लानिंग के जरिए ही संभव है ना। लेकिन पहले आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव तय करेंगे, यानी कि एक लक्ष्य बनाएंगे। दूसरा है प्रेमिसेस निर्धारण। अच्छा, प्रेमिसेस निर्धारण क्या होता है भाई? भविष्य की जो संभावना है, पॉसिबिलिटीज हैं और जो बाधाएं हैं, उनका क्या करना भाई? अनुमान लगाना कि भाई मार्केट की स्थिति क्या रहेगी, क्या चीजें होंगी, वगैरह वगैरह। तीसरे की बात करेंगे अल्टरनेटिव का चयन। देखिए, अल्टरनेटिव के चयन में हम समझेंगे जो ये है वैकल्पिक व्यवस्था। जैसे मान लो मेरा कोई एक लक्ष्य है, ठीक है, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट विकल्प होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि केवल जैसे, अच्छा समझो इसको इस तरह से समझो, जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसकी इनकम मान लो केवल एक जॉब के माध्यम से होती है। अगर वो जॉब चली जाए फिर क्या होगा? तो आप कहेंगे भैया इनकम बंद हो जाएगी। तो पैसे पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नंबर ऑफ सोर्स आपको बनाने पड़ेंगे। किसके? इनकम के। जब आप नंबर ऑफ सोर्स इनकम के बना लेते हो तो एक अगर बंद भी हो जाए तो दूसरे से तीसरे से इनकम होती रहेगी। तो ये चीजें सेम तरीका होता है भाई अल्टरनेटिव चयन का। इसमें क्या है भाई साहब? लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम क्या करें? हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हो, है ना, ताकि हम अच्छे से जो है वो लक्ष्य तक पहुंच जाएं। उन रास्तों की पहचान करना, सिंपल सी बात है। 4 नंबर को हम समझेंगे कि भाई बेस्ट प्लान का चयन। फोकस के साथ समझते जाना भैया, है ना। पूरी मेहनत करके समझाता हूं आपको, एक एक चीज आपके माइंड में फिट करता हूं। ऐसे नहीं कहा जाता है कि पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार क्लास। जब दम भरते हैं ना तो कंटेंट में भी दम रखते हैं भैया। चलेंगे भाई, लाइक नहीं किया है तो फिर बेईमानी है। ईमानदारी से लाइक कर दो यार, है ना, ईमानदारी से लाइक कर दो। चलो अब डिस्टर्ब नहीं, अब आगे बढ़े। बेस्ट प्लान का चयन, इसको जरा समझ रहे हैं। देखो, सभी विकल्पों की तुलना करके सबसे अच्छे और फायदेमंद रास्ते को चुनना। अब देख लो भाई कि रास्ते तो बहुत हैं लक्ष्य तक पहुंचने के, लेकिन रास्ता बेस्ट कौन सा है? ये अगर बेस्ट नहीं है इसको छोड़ दो, जो बेस्ट है उस रास्ते को अपना लेना। यह है बेस्ट प्लान का चयन। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन होता है कि ऐसा नहीं कि आप योजना बनाते ही रहें, है ना। इम्प्लीमेंटेशन होता है जो आपने योजना बनाई है, जो प्लान आपने बनाया है उसको लागू करना, है ना। उस प्लान को आपको लागू करना पड़ेगा, तो ये होता है इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है आपका फॉलोअप। फॉलोअप क्या होता है भाई? समय समय पर यह चेक करना कि जो काम है वो योजना के अनुसार हो रहा है, नहीं हो रहा है, चीजें हो रही नहीं हो रही है ना। नेक्स्ट है आपका इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग का जो महत्व है उसको जरा समझ लेते हैं। पहले हेडिंग इसमें पड़ेगी अनिश्चितता में कमी। मैं तो कहता हूँ लिखते जाओ अपना, है ना। और अगर लिखने में दिक्कत है भाई साहब, टाइम कम है, तब फिर अगर आप चाहें तो आप पीडीएफ हमसे ले सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात, बहुत बेहतरीन। चलेगा, इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग को जरा समझ रहे हैं तो उसमें अनिश्चितता की कमी, ये पहली आप हेडिंग डाल लेंगे। इसमें क्या है भाई? भविष्य के जितने भी रिस्क होते हैं, जो जोखिम होते हैं, उसको पहले से उसका अंदाजा इसमें लगाया जाता है, ठीक है। पहले से आप देख लेंगे कि जिससे नुकसान क्या है आपका कम हो। दूसरा है आपका समन्वय में सहायता। अच्छा, समन्वय में सहायता यानी कि भाई तालमेल बैठाना। क्या बैठाना? तालमेल जो है वो बैठाना। अब तालमेल कैसा बैठाना? देखिए, जो कोऑर्डिनेशन होता है, प्लानिंग से ही सभी विभागों में आपस में जो है वो तालमेल बैठाया जाता है। अब चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, है ना, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, या फिर आपका असेंबलिंग डिपार्टमेंट हो, सभी विभागों में जो है वो अपना तालमेल बैठा लेना, कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था जो कर लेना, वो क्या है आपका समन्वय में ये सहायता करता है। ये सब चीज़ें जो हो सकती हैं किससे होंगी? आप कहेंगे सर ये भी प्लानिंग के माध्यम से ही संभव है। ध्यान रखना, वो सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? तो आपने कहा सर गोल, है ना, गोल पाने के लिए, यानी कि लक्ष्य को निर्धारण करने के लिए, रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। सिंपल सी बात है, जो हमने लक्ष्य बनाया है स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका संसाधनों का सही उपयोग। इसको जरा समझेंगे। देखिए, अगर आप अच्छी प्लानिंग के साथ जितने भी आपके संसाधन है उनका अगर सही तरीके से उपयोग करेंगे, अब संसाधन में कौन कौन से, चाहे भाई लेबर हो, है ना, पैसा आपने लगाया है, आपने टाइम लगाया है, भाई साहब उसकी जो बर्बादी है वो कम से कम हो, है ना, और अच्छे से अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाए। तो ये सब कुछ पहले से अगर हम तय कर लेंगे, तो ये प्लानिंग के साथ अगर हम तय कर लेंगे तो ये चीज़ें होंगी। नियंत्रण में सहायक, है ना, ये क्या है भाई? कंट्रोलिंग में सहायक होता है। कैसे? देखिए, जब आपके पास एक प्लान होता है ना, जब आपके पास क्या होता है भाई? एक प्लान होता है, तभी आप जान सकते हैं कि भाई काम सही हुआ है, नहीं हुआ है ना, या इसमें क्या जो है वो सुधार की जरूरत है। तो ये सब चीज़ें प्लानिंग की वजह से ही संभव है। चलेंगे, अच्छा टाइप ऑफ प्लानिंग जरा समझ लो। तो ये 3 टाइप की प्लानिंग हम देखते हैं। एक रहेगी आपकी स्ट्रेटजिक प्लानिंग, दूसरी है टैक्टिकल प्लानिंग, तीसरी है ऑपरेशनल प्लानिंग। तीनों को चाहे लिख लो, चाहे दिमाग में बैठा लो, कुछ भी कर लो, विश्वास रखना अपने इस भाई पर। छाती ठोक के दावा करता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन सीधा फंसा के दिखा दूंगा आपको। चलिए, तो पहले समझ लेते हैं स्ट्रेटजिक प्लानिंग।
ठीक है। स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या होती है भाई? ये स्ट्रेटजिक से आप समझ पा रहे होंगे कि सीधे स्ट्रेटजी बना लेना। यह जो है वो टॉप मैनेजमेंट जो होती है ना, टॉप मैनेजमेंट जो होती है ये मतलब लॉन्ग टाइम के लिए वो सोचते हैं। जैसे मैंने कहा 5 से 10 साल 15 साल के लिए, है ना, तो लंबे समय के लिए ये सोचते हैं और ये योजना जो है वो लंबे समय के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका टैक्टिकल प्लानिंग, है ना। टैक्टिकल प्लानिंग क्या होती है? तो भाई टैक्टिकल प्लानिंग होती है कि जो मिडिल मैनेजमेंट होता है, देखो 3 टाइप के मैं मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो होता है आपका टॉप लेवल, दूसरा होता है आपका मिडिल लेवल और तीसरा है आपका बॉटम लेवल। तो जो बीच वाली है ये है आपकी टैक्टिकल, पहली थी आपकी स्ट्रेटजिक टॉप लेवल वाली और तीसरी रहेगी आपकी बॉटम वाली। तो टैक्टिकल क्या है? इसमें मिड लेवल का जो मैनेजमेंट होता है उसके द्वारा योजना बनाई जाती है। रणनीति प्लान को छोटे छोटे हिस्से में ये जो है वो विभाजित करता है और अपने सभी विभागों को सौंपता है। ऑपरेशनल प्लानिंग की अगर हम बात करें तो ये जो है रोजमर्रा की जो चीज़ें होती हैं लोअर मैनेजमेंट द्वारा बनाई जाती हैं, क्योंकि प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ध्यान रखना। चलेंगे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। कंपनी द्वारा एनुअल बजट बनाना, ये क्या है? प्लानिंग का उदाहरण है ना। एनुअल बजट यानी कि पूरे साल का बजट बना लो, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करते हैं कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन 1 को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा, है ना, तोड़ के रख दिया होगा एकदम। देखिए एक और बात बताना चाहेंगे, जो आपका बिजनेस मैनेजमेंट है केवल ऐसा नहीं कि केवल इसी को हम कंप्लीट करेंगे। बिजनेस मैनेजमेंट की तो 4 यूनिट हम कंप्लीट कर रहे हैं, उसी के साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, सब कुछ हम कंप्लीट कर देंगे, चाहे आपका को सर्कुलर ही क्यों ना हो, सब पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, है ना। और एक क्लास में 1 यूनिट हम कंप्लीट करते हैं, तो इस तरह से आपकी 4 यूनिट है, 4 यूनिट है, तो फिर एक क्लास ला करके यानी कि 4 यूनिट को हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देंगे। बहुत ज़्यादा लंबी अपनी क्लास नहीं होती है, 15-15 20-20 मिनट की हम क्लास बनाते हैं। चुपचाप से आराम से आप चाहें तो 1-1.5 घंटे में एक विषय को आप अपने आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूर देख लेना। बाकी अगर बाद में आप क्लास अगर ये देख रहे हैं तो हो सकता है सारी यूनिट आ चुकी होंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट आपको विजिट जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है। टेलीग्राम परिवार से भी जुड़ जाओ यार, है ना। कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वहीं देते हैं फिर हम। चलेगा, डिसीजन मेकिंग की जो अवधारणा है, क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम कवर कर लेते हैं। प्रक्रिया, प्रकार, महत्व सब स्पष्ट करना है भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं। जो ऐसे बच्चे होंगे जिनने पहले हमसे पढ़ा था तो उनको पता होगा अपने बारे में। चलेगा, तो डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट का केंद्रीय तत्व है, क्योंकि प्रत्येक कार्य जो है वो निर्णय पर आधारित होता है, ठीक है। तो केंद्रीय तत्व यानी कि सेंट्रल एलिमेंट इसको हम कहते हैं। कंसेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग को हम जरा समझ लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग का अर्थ होता है जो डिसीजन मेकिंग की अवधारणा है। तो डिसीजन मेकिंग का अर्थ होता है भाई उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर लेना, ठीक है। भाई मैनेजर को हर समय यही तय करना होता है कि क्या करना सही रहेगा और क्या करना गलत रहेगा, है ना। तो यही चुनाव जो है, यही सिलेक्शन जो है वो क्या कहलाता है? आपने कहा सर डिसीजन मेकिंग कहलाता है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। एक एक चीज को आप तोड़ रहे हैं, समझ लो। प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग के जो चरण होते हैं भाई साहब, मैं कहता हूँ 6 स्टेप हैं, 6 चरण हैं। पहला तो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। पहले तो आपको जो आपकी समस्या है उसकी पहचान, ठीक है। अगर आपको पता नहीं होगा, जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ 6 चूड़ियों के दाम बताओ, बता देंगे क्या जब तक मैं एक चूड़ी के दाम आपको ना बताऊं, है ना। तो प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि आपको सबसे पहले समस्या की पहचान करनी पड़ेगी, क्या क्या समस्या है। दूसरा अल्टरनेटिव का विकास। अच्छा, अल्टरनेटिव क्या होते हैं? मैंने कहा बहुत सारे जो रास्ते हैं, है ना, बहुत सारे जो रास्ते हैं, उन रास्तों से आपको किस पे जाना है? गोल तक जाना है। तो उसके लिए आपको बेस्ट रास्ता आपको चुनना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन चुनना तो पड़ेगा, वो तो ठीक है, लेकिन आपको गोल तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होने भी तो चाहिए, तो उनको बनाना, ठीक है, यानी कि ऑप्शंस बना लेना, सीधी बात है। चलेंगे, तीसरे की बात करेंगे, एवैल्यूएशन। एवैल्यूएशन क्या है? हर विकल्प के फायदे और नुकसान, ये सब अच्छे तरीके से, जितने भी हमने विकल्प बनाए हैं, अल्टरनेटिव बनाए हैं, उन सबके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके फायदे क्या हैं, है ना, और नुकसान क्या है। नेक्स्ट है आपका बेस्ट डिसीजन का चयन। अच्छा, बेस्ट डिसीजन का चयन यानी कि आपने जो रास्ते आपने गोल तक पहुंचने के लिए बनाए थे, और आपको पता भी होना चाहिए कि भाई इनसे बेस्ट मेरा निर्णय क्या रहेगा। बहुत सारे आपने निर्णय ले लिए, लेकिन एक निर्णय आपको चुनना पड़ेगा, तो वो चीज़ है। 5 नंबर की यहाँ पे बात करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि चुना हुआ जो आपका निर्णय है वो ये देखना कि भाई साहब आपने जो निर्णय लिया था कि भाई कौन सा रास्ता सही है, वो लागू हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं केवल हम निर्णय ही लेते जा रहे हैं, लागू नहीं कर रहे, है ना। तो ये चीज़ है। 6 नंबर रिव्यू की अगर हम बात कर दें तो ये देखना कि जो निर्णय हमने लिया वो सही साबित हुआ कि नहीं हुआ, और कुछ उसमें सुधार की जरूरत तो नहीं है, तो ये चीज़ है। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिसीजन। अब टाइप ऑफ डिसीजन को जरा हम समझ लेते हैं। पहला तो इसमें रहेगा प्रोग्राम्ड डिसीजन,
है ना। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। क्या है आपका टाइप्स ऑफ डिसीजन में प्रोग्राम डिसीजन, पहले तो 3 है, तीनों को समझ लो पहले। कौन कौन? प्रोग्राम डिसीजन, ठीक है। दूसरा है आपका नॉन प्रोग्राम डिसीजन, नेक्स्ट है आपका स्टैटिक डिसीजन, रूटीन डिसीजन। तो 4 हैं आपके टोटल। ये कितने हैं टोटल? हैं आपके 4। पहले को हम कवर कर लेते हैं कि भाई प्रोग्राम डिसीजन क्या होता है। देखिएगा, जैसे रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, तो ये रोज़मर्रा काम के लिए होते हैं, जिनके लिए पहले से जो नियम हैं वो पहले से नियम बना दिए जाते हैं एक बार, और उसके बाद चीज़ें जो है वो चलती जाती है, तो उनको कहते हैं प्रोग्राम डिसीजन। अच्छा, नॉन प्रोग्राम डिसीजन क्या होते हैं? ये जो है वो भाई कोई खास या फिर नई समस्या के लिए होती है ना। नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो है वो कोई नई समस्या, ऐसी समस्या जो सडनली आ जाए, है ना। कब आ जाए? सडनली आ जाए, अचानक से अगर कोई समस्या आ जाती है तो उसके लिए नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रैटेजिक डिसीजन। स्ट्रैटेजिक से आप समझ रहे होंगे कि भाई मतलब स्ट्रैटेजी बनाना। तो कंपनी के भविष्य से जुड़े जो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं, तो वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, सिंपल सी बात है। चलेंगे रूटीन डिसीजन को जरा हम समझ लेते हैं। भाई साहब, रूटीन डिसीजन जो होता है, देखो मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आप जिस भी टीचर से आप पढ़ें, मैं कहता हूँ आप किसी से भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए, हर बच्चे को एक बात पता होनी चाहिए कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसको सही तरीके से विषय की समझ है कि नहीं है ना। विषय की समझ के साथ साथ वो आपको चीज़ें जो है आपके माइंड में फिट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा नहीं कि आपने किसी की भी वीडियो रैंडम उठाई और आप देखने लगे। भाई साहब, ऐसा मत करिएगा। ऐसा करने से आपका केवल टाइम ही वेस्ट होगा भैया, है ना। और अंत में जो आप जिस विश्वास से वीडियो देखते हैं ना, खरे नहीं उतर पाएंगे वो टीचर्स, तो फिर क्या होगा? आप उड़ जाएंगे एकदम, है ना। चलेंगे रूटीन डिसीजन को जरा समझ लेते हैं एक बार। रूटीन डिसीजन क्या होता है कि ये सामान्यतः मतलब काम काज से जुड़े होते हैं, जैसे छोटे छोटे जो नियमित निर्णय होते हैं उसको बोलते हैं रूटीन डिसीजन, की जो मतलब रूटीन में होते हैं, मैं कहता हूँ। चलेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अच्छा, डिसीजन मेकिंग की जो इंपॉर्टेंस है, उसका जो महत्व है, ये किस किस में महत्व है? पहला तो है प्लानिंग में सहायक, ये अच्छी प्लानिंग में सहायता देता है। नेक्स्ट आपका कार्यकुशलता में वृद्धि करता है, संगठन की जो सफलता के लिए ये क्या है? आपका हेल्पफुल है ना। तो प्लानिंग में सहायक यानी कि सही निर्णय के बिना जो है अच्छी प्लानिंग, मैं कहता हूँ, संभव ही नहीं है ना। आपको अच्छा और सरल बढ़िया अच्छा से निर्णय लेना पड़ेगा। कार्यकुशलता में वृद्धि, भाई साहब समय पर निर्णय लेने से जो है काम की रफ्तार भी बढ़ेगी और मैं कहता हूँ क्वालिटी भी बढ़ जाएगी भैया। अच्छा, संगठन की सफलता, तो संगठन की सफलता, कंपनी की तरक्की इसी बात पर निर्भर करती है। मैं तो कहता हूं कि मैनेजर ने जो निर्णय लिए हैं, मैं कहता हूं कितने सटीक निर्णय लिए हैं, ध्यान रखना, कितने सटीक निर्णय मैनेजर ने लिए हैं, इसी बात पर कंपनी की जो है तरक्की जो है निर्भर करती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलेंगे एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं। मैनेजर द्वारा नई टेक्नोलॉजी अपनाने का जो निर्णय है वो एक बढ़िया निर्णय हो सकता है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं उससे कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं कि भैया आपने सही निर्णय लिया है अपनी वीडियो देखने का, है ना। अपनी वीडियो देखने का सही निर्णय लिया है। बहुत अच्छी बात, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। एक बार लिख दो यार कि पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार क्लास, एक बार लिख दो, कसम से मजा आ जाए। चलिएगा, ऑर्गेनाइजेशन की अवधारणा, प्रक्रिया, महत्व एवं संरचना के प्रकार आपको बताने हैं। देखिए, हमने प्लानिंग अच्छे से समझ ली है, ठीक है, मैनेजमेंट समझ लिया है, अब हम ऑर्गेनाइजेशन की जो अवधारणा है उसको ज़रा समझ रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की एक प्रक्रिया है। क्या है? मैनेजमेंट की एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यों का विभाजन और समन्वय किया जाता है। कार्यों का विभाजन करते हैं भाई साहब, जो तमाम तरीके के जो विभाग हैं उनको दे दिया, फलाना काम फलाने विभाग को, फलाना काम फलाने विभाग को, और समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल बैठाना, मैं कहता हूँ। तो ये सब जो संभव चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की वजह से ही चीज़ें हो सकती हैं। बहुत अच्छी बात है, इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं क्योंकि हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की जो अवधारणा है उसको जरा हम समझ रहे हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन मानव और भौतिक संसाधनों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। अब आप कहेंगे सर बात समझ में नहीं आई। जैसे मानव कौन? आपने कहा सर एम्प्लॉय, है ना। कौन? जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ प्लस जो आपके मतलब भौतिक संसाधन है। भौतिक संसाधन जैसे आपका मशीन हुआ, है ना, आपके मशीन है, पैसे हैं, मटेरियल है आपका, इन सबको व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है ताकि लक्ष्य हमें प्राप्त हो सके, है ना। क्या प्राप्त हो सके? तो भैया लक्ष्य हमें प्राप्त हो सके, उसके लिए जो व्यवस्था की जाती है वो है कहीं ना कहीं, मैं कहता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छी बात है। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जरा अब हम समझ रहे हैं। देखिए, कार्यों का निर्धारण, पहली तो हेडिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पड़ेगी। ध्यान रखना कि इसके 4 चरण हैं। कितने चरण हैं?
4 चरण जो है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। तो कार्यों का निर्धारण पहली हेडिंग में हम समझें कि भाई हमें पहले यह तय करना कि लक्ष्य पाने के लिए हमें कौन से काम करने होंगे, है ना। अगर हमें कार्यों के निर्धारण हम ना करेंगे, सबसे पहले हम ना करेंगे कि हमें काम क्या करना है, तो आप बताओ कि चीज़ें कैसे हो पाएंगी, है ना। दूसरा है कार्य विभाजन। कार्य विभाजन भाई काम को बहुत जितने भी विभाग हैं सबको बांट देना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, ताकि हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार जो है वो काम करे और उसको वो काम मिल जाए। तीसरा है अथॉरिटी का निर्धारण। अब कई जगह आपने देखा होगा कहीं किसी की अथॉरिटी नहीं होती, भाई कोई भी कोई काम कर रहा है, उसको अपने राइट्स ही पता नहीं है। अथॉरिटी का निर्धारण मतलब यह तय करना कि भाई कौन रिपोर्ट किसको देगा, है ना, किस विभाग को कौन सी रिपोर्ट सेंड करनी है ना, और किसके क्या जो राइट है, क्या अधिकार है, उस सबको अपने अपने राइट सबको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप स्थापना। रिलेशनशिप स्थापना में है कि कर्मचारियों के बीच जो सीनियर जूनियर वाला रिश्ता होता है, ये सब स्पष्ट रहे, है ना, सब चीज़ें आपको पता रहे। ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, है ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। चलेंगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को अगर हम देखें तो इसमें क्या है, अथॉरिटी के साथ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी होती है ना। अथॉरिटी के साथ क्यों नहीं जुड़ी होगी बताओ, कि वहाँ पे अब सब पता होगा कि कौन किसको रिपोर्ट देगा, क्या उनके जो है वो राइट्स हैं, तो इसके यही तो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, सब आपको पता होगा जब आप रिपोर्ट वगैरह सौंपेंगे किसी को, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है भाई, देखिए सेंट्रलाइजेशन में शक्ति केंद्र में होती है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में शक्ति वितरित होती है सभी विभागों के पास, है ना, सभी विभागों के पास वितरित होती है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये अच्छे से समझ लो बस। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसको जरा हम समझते हैं। तो भाई इसकी 3 प्रक्रिया हैं जो है वो होती है, जरा इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। एक एक बात आपके माइंड में फिट होनी चाहिए, जब आप एग्जाम देने जाओ तो वहां से मुस्कुराते हुए बाहर निकलो, क्योंकि आपको पता है कि आपने किससे पढ़ा है। एम स्वयं स्टडी प्लेटफॉर्म से अपनी चीजें कवर की हैं, है ना, तगड़ा कंटेंट रखते हैं, छाती ठोक के दम भरते हैं भैया। चलेगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन को जरा समझ लेते हैं। तो भाई इसमें राइट और जो अधिकार होते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर होते हैं, ध्यान रखना, ऊपर से नीचे की ओर जो है वो होते हैं। तो ये सबसे पुराना जो है, मैं कहता हूँ सबसे पुराना और सरल नियम है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मतलब जो प्लानिंग हम करते हैं वो हम ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं, सारी चीज़ें इस तरह से मेंटेन करते हैं। दूसरा है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, यहाँ काम को जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनके आधार पर जो है बांटा जाता है, जैसे प्रोडक्शन है ना, मैनेजमेंट है, तो इन सब के जरिए जो है वो चीज़ें बांटी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें लाइन मैनेजर की मदद के लिए स्टाफ या एक्सपर्ट भी होते हैं। वो क्या करते हैं आपका मतलब जो प्लान आप करते हैं उनमें बड़ी हेल्प करते हैं। एक कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर को अधिकार और उत्तरदायित्व देना, ये क्या है भैया, मैं कहता हूँ ये ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था है। ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन। यूनिट 2 आपने कंप्लीट कर दी है, न केवल कंप्लीट की है, एक एक बात आपने बहुत अच्छे से समझी है। और अगर किसी बच्चे को ऐसा हो कि कम समझ में आई हैं चीज़ें, तो चाहे तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। मैंने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है, एक एक चीज़ को तोड़ के रख दिया है आपके सामने, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है ना। जो बच्चे कहते थे ना कि इंग्लिश में वीडियो बनाओ, भैया वीडियो इंग्लिश हिंदी दोनों में है ना, लिखा हमने इंग्लिश में, समझाया हिंदी में, है ना, सब के लिए है। देखिए, और जो आपकी बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको आप मतलब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यूट्यूब पर बहुत सर्च कर लिया आपने, परेशान है ना। जो बच्चे पुराने होंगे जिनने हमसे पढ़ा होगा उनको सब पता होगा अपने बारे में, लेकिन जो नए हैं अगर आप, तो आपको नहीं अगर पता है तो सुन लो भैया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी क्लास बहुत जल्द आएगी। और अगर आप बाद में ही क्लास देख रहे हैं, मैं कहता हूँ अगर बाद में देख रहे हैं तब तक सारी यूनिट आ चुकी होंगी, क्योंकि 4 यूनिट ही है, एक क्लास में 1 यूनिट कंप्लीट भी करते हैं तो बहुत जल्दी से हम कर देते हैं। ऐसा नहीं, मुझे फंसा के आपको नहीं रखना है। दूसरा है एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, इसकी भी ऑल यूनिट हमें कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, और है आपका को सर्कुलर, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो सबकी सभी यूनिट हम कंप्लीट कर भी देंगे आने वाले टाइम में। और अगर आप बाद में क्लास देख रहे हो तब तक सारी यूनिट आ भी चुकी होंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आप प्लेलिस्ट अगर आप विजिट कर लेते हैं तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। बाकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर ही देंगे। वीडियो को लाइक कर देना ईमानदारी के साथ, है ना, ईमानदारी के साथ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब करने से आपका यही फ़ायदा होगा भैया कि आपके हम हर साल काम आएंगे,
हर साल आपके बीकॉम के हर सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, और ऐसा नहीं पढ़ाते हैं, आप जब खुद पढ़ेंगे तो आपको खुद पता लग भी गया होगा कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पे कवर की जाती हैं। शेयर कर देना वीडियो को, है ना, फैला दो यार। जो बच्चे परेशान हो रहे हैं उनसे कहना कि भाई परेशानी टेंशन अब खत्म कर दो, ठीक है। बताओ जल्दी क्लास लगी कैसी है, एक बार कमेंट में बता जरूर देना क्लास कैसी लगी, और सबसे अगर दमदार पूरी यूट्यूब पे क्लास है तो आप एक बार लिख दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। बताना जरूर कि भाई किस सब्जेक्ट की क्लास आप देखना चाहते हैं, तो मैं उसकी भी क्लास बना दूंगा। राधे राधे, हर हर महादेव।